सब उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सब बढ़िया से होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम कल वाली सीरीज़ को जो एसएसटी की सीरीज़ चल रही थी जिसका चैप्टर नंबर 1 हम अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म हुआ था। हमने ये पढ़ा था कि कैसे यूरोप के लोग जागे थे, मिडिल क्लास ने जगाया था। और वो मिडिल क्लास कब बना था? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बना था। उसके पास पैसे आ गए थे, उसने किताबों को उठाया और किताबें सवालों को जन्म देती हैं। उन्होंने सवाल किया इक्वेलिटी का, क्योंकि उनके राज्य में जो राजा था, साम्राज्य का जो सम्राट था, वो किसी भी तरीके की इक्वेलिटी नहीं करता था। फ्रांस के लोगों की मैंने बात बताई थी कल आपको। लुई 16 एक निर्दयी राजा था जिसके दिल में कोई भी जगह नहीं थी जनता के लिए, और वो वही करता था जो उसको समझ में आता था। लेकिन दोस्तों आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कल तक जो हमने पढ़ा था कि 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, और फिर 1815 में लड़ाई हुई नेपोलियन वर्सेस 4 देश के राजा। वो लोग जो ये नहीं चाहते थे कि नेपोलियन आगे बढ़े, नेपोलियन से नफरत करते थे, क्योंकि नेपोलियन ने फ़ायदा उठाया था फ्रांस के लोगों को लुई 16 को हटाने में। और वही नेपोलियन पहले डेमोक्रेसी की बात करता था, और वही नेपोलियन अब खुद डिक्टेटर बन गया है। खुद फ्रांस की जनता पर जो डेमोक्रेसी, जिस जनता ने डेमोक्रेसी की राह देखी थी, इंतज़ार किया था डेमोक्रेसी मिले उसको, वही जनता को धोखा देके नेपोलियन अब अपने देश को तो राजा से निजात दिला चुका है। अपने देश को राजा से तो पूरी तरीके से जो है वो इसको क्या कहते हैं, रिमूव कर चुका है राजा को। और अब जो है वो निकल चुका है यूरोप की तरफ, अलग अलग देशों में जाता है। और अलग अलग देशों में जाने के बाद में वो यही कहता है, लोगों तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें बराबरी दूंगा। और हर देश का राजा इनसे परेशान है नेपोलियन से, क्योंकि नेपोलियन उनके देश में जाता और जाने के बाद में वहाँ की जनता को अपनी तरफ कर लेता। और फिर अब जनता जब अपने राजा के खिलाफ हो जाती तो नेपोलियन विद्रोह करवा देता, नेपोलियन जंग करता, और राजा उस देश के राजा को, जिस देश में वो जाता, उस देश के राजा को हटा के वहाँ की सत्ता, वहाँ की ताकत अपने आप ले लेता, अपने अपने हाथ में ले लेता। तो ऐसे करके नेपोलियन जो है वो सत्ता को, ताकत को हथियाया करता था। लेकिन शुरू में तो लोगों ने नेपोलियन को एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में वही लोग नेपोलियन के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा ये नेपोलियन क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल मैंने आपको बहुत बताया इसके बारे में, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। और अब यूरोप में 1815 के बाद में जब नेपोलियन हार गया, कल मैंने आपको बताया था 1815 में 1815 में 4 देशों के राजा ने लड़ाई लड़ी थी नेपोलियन से, और नेपोलियन एक तरफ था, 4 देश के राजा एक तरफ थे। अब आपका होमवर्क ये है कि उन 4 देश के जो राजा थे उनका नाम नहीं बताना है, 4 देशों के नाम बताने हैं कि वो कौन से 4 देश थे जिनके राजा ने नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और नेपोलियन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू की जंग में हार गया, और अब हारने के बाद में नेपोलियन के पास कुछ नहीं बचा, नेपोलियन को मार दिया गया, और फ्रांस में दोबारा से बर्बन डायनेस्टी वापस आ गई। यानी वो राजा जो हटा दिया गया था, उसी राजा के वंशज दोबारा से फ्रांस पर राज करने लगे। यानी इतनी मेहनत से जो फ्रांस ने मोनार्की को, डिक्टेटरशिप को हटाया था, अब दोबारा से वही फ्रांस आ चुका है राजतंत्र में। लोकतंत्र आया था, डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन खत्म हो चुकी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब उसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि जब यूरोप में दोबारा से मोनार्की आ गई, लोग नहीं चाहते थे मोनार्की आए, लेकिन हिटलर, नेपोलियन के जाने के बाद में जब वहाँ मोनार्की आ गई तो वहाँ कैसी सिचुएशन बन गई थी, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। अब 2.4 पे आते हैं, द रिवोल्यूशनरी। ऐसे लोग जो कि जिन लोगों ने क्रांति करी थी, ऐसे लोग जिन लोगों ने फ्रांस में तख्ता पलट किया था, राजा के खिलाफ विद्रोह किया था, वो लोगों ने सोचा कि अब हमारा हाल वही होगा जो एक राजा करता है अपने दुश्मन के लिए, क्योंकि वो राजा के लिए दुश्मन बन चुके थे। राजा के खिलाफ उन्होंने तख्ता पलट किया था, अब वही राजा दोबारा से वापस आ चुका है। वही राजा नहीं बल्कि वही राजा के रिश्तेदार, वंशज आ चुके हैं वापस, और अब चुन चुन के रिवोल्यूशनरी से, क्रांतिकारियों से बदला लिया जाएगा। इसीलिए रिवोल्यूशनरीज ने सोचा कि ये वक्त सही नहीं है हमारे लिए, इसीलिए हम अंडरग्राउंड हो जाते हैं, हम इनकी नज़रों से दूर चले जाते हैं। लेकिन हमारा मोटिव क्या है? राजा को हटाना। ये चीज़ नहीं भूलेंगे हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यही कहते रहेंगे, राजा को हटाओ, जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो, ये नारा देते रहेंगे, जनता की बात करते रहेंगे, और कभी भी हम राजा के साथ नहीं होंगे, राजा के खिलाफ होंगे। वही क्रांतिकारी जो कि 1815 में, 1815 में जो मोनार्की वापस आ चुकी थी। आपको पता है मोनार्की क्यों वापस आई थी? क्योंकि नेपोलियन हार चुका था बैटल ऑफ वाटरलू में।
सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड। अब जैसे ही यूरोप में दोबारा से मोनार्की आई, दोबारा से राजाशाही सिस्टम आया, अब यूरोप में वो रिवोल्यूशनरीज चोरी छुपे अंडरग्राउंड हो गए, बाहर नहीं निकलते थे और अंदर ही अंदर जनता में विद्रोह कराने की कोशिश करते थे। तो सीक्रेट सोसाइटी यानी कि जो जिनको कहते हैं ना मुखबिर वाले जो सोसाइटी होती है, यानी कि जो गुप्त सोसाइटी होती है, ऐसी सोसाइटी जो कि चोरी छुपे रहते हैं और वक्त आने पर वो बाहर आते हैं और जो उनको काम करना होता है कर लेते हैं, लेकिन जब तक सही वक्त नहीं आता है तब तक वो अंदर ही रहते हैं, अंडरग्राउंड ही रहते हैं। तो सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी राजा के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ। रिवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड चले गए, अभी मैंने आपको बताया। और रिवोल्यूशनरीज क्या चाह रहे थे? हमें चाहिए आज़ादी, लिबर्टी, हमें चाहिए फ्रेटर्निटी, भाईचारा, हमें चाहिए समानता, इक्वालिटी, हमें चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, अखबारों की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, हमें चाहिए ये। इसलिए क्योंकि अगर राजा ने कुछ गलत किया तो उस गलत को अखबारों में लिखा जाए, उसकी गलती को अखबारों में लिखा जाए, हमें ये चाहिए। और ये सब नारे थे किनके? यही रिवोल्यूशनरीज के। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब स्लोगन थे, नारे थे। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी के बारे में हम पढ़ेंगे, बड़े फेमस है, जिनका नाम है ग्यूसिप मैज़नी। ये जो ग्यूसिप मैज़नी थे, ये पैदा हुए थे जिनेवा में। जिनेवा एक तरीके से, जिनेवा अकॉर्ड भी सुना होगा आपने, जिनेवा यूरोप में एक जगह है, यहाँ पर पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे? ये 1805 में। और जब ये 26 साल के थे, तब इनको एक तख्ता पलट की साजिश के तहत इनको एग्जाइल कर दिया गया था, यानी कि इनको काला पानी की सजा हो गई थी। काला पानी का मतलब है कि देश निकाला, यानी देश से निकाल देने को कहते हैं काला पानी की सजा देना। तो इनको देश निकाला की, एग्जाइल, बाइकॉट की सजा मिल चुकी थी जब ये महज 26 साल के थे। मिली इसलिए थी क्योंकि लिंगोरिया एक जगह है, वहां के राजा के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे थे, ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि किसी तरह से यहाँ के राजा को हटाया जाए। जब वहाँ के राजा को पता चला कि ये आदमी हमारे खिलाफ बातें कर रहा है जनता में, तो उस राजा ने इनको देश निकाला की सजा दे दी थी। और ये क्रांतिकारी थे, तो ये देश से तो निकल गए, लेकिन फिर भी जो गुपचुप सोसाइटी इन्होंने बनाई थी वो इनके यहाँ काम कर रही थी। यानी कि ये नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके जो लोग थे वो तख्ता पलट की साजिशें रच रहे थे। सीक्रेट सोसाइटी वर्किंग थी, बंद नहीं हुई थी। यानी इनका जो मकसद था वो अपने मकसद में पूरा हुआ, इनका मकसद पूरा हुआ। ये नहीं थे, लेकिन इनके लोगों ने किया। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी? एक तो यंग इटली, जो कि मर्साइल्स में बनाई थी, एक जगह है यूरोप में मर्साइल्स, और दूसरी यंग यूरोप। दूसरी सोसाइटी का नाम है यंग यूरोप, जो कि कहां पर है? जो कि बर्न में, ये भी यूरोप में एक जगह है। ठीक है, जितने भी पढ़े लिखे लाइक माइंडेड सुलझे दिमाग के लोग जो कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी पर विश्वास कर देते, वो सब कहां से थे? कोई अलग अलग देशों से था। ये नहीं कि सिर्फ जो है ये इटली के थे तो इटली की ही बातें ये करेंगे और इटली के ही लोग इनके सोसाइटी में शामिल होंगे, नहीं। इनकी सोसाइटी में बाहर के देश के लोग भी शामिल थे। यानी कि ये सिर्फ इटली को आज़ाद नहीं कराना चाहते थे, ये पूरे के पूरे यूरोप को आज़ादी दिलाना चाहते थे। जैसे पोलैंड से लोग इनके पास कनेक्शन में थे, जर्मनी से लोग इनसे कनेक्ट थे, इटली के लोग, इटली के तो थे ही वैसे, और फ्रांस के लोग भी। फ्रांस वही फ्रांस जहां पर बर्बन डायनेस्टी 1815 में रिटर्न हो चुकी है। लोग घबराए हुए, समझ नहीं आ रहा है अब क्या। इतनी मुश्किल से राजा को हटाया था, फिर राजा आ गया, बहुत मुसीबतें थी। ठीक है, और ये जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे ये सब राजा के खिलाफ थे, मोनार्की के खिलाफ थे। हमें नहीं चाहिए राजा वाला सिस्टम, हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए डेमोक्रेसी, हमें चाहिए जनता के द्वारा चुना हुआ राजा, ना कि एक ऐसा राजा जो कि जिसका लड़का राजा बन चुका है और वो कुछ भी कर रहा है उससे कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं। ऐसा नहीं चाहिए हमें। ऐसे लाइक माइंडेड लोग इस रिवोल्यूशनरीज के पार्ट थे, क्रांतिकारी बने हुए थे, ऐसे सुलझे दिमाग के लोग। और ये यही कहते थे हम कुछ भी हो जाए हम राजा के खिलाफ रहेंगे और राजा के साथ नहीं हो सकते। आगे समझ में आपको? और इतना ज्यादा इन लोगों ने, अपनी देशी जबान में अगर मैं कह दूं, इतना ज्यादा इन लोगों ने राजा के डंडा कर दिया था कि वहां का जो सबसे ताकतवर राजा था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, आपको पता होगा ड्यूक मेटरनिक कहाँ का है? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। वही ड्यूक मेटरनिक जिसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में नजला हो जाता है। वही ड्यूक मेटरनिक जो कि इन लोगों से बहुत परेशान है। अब तो ये ग्यूसिप मैज़नी से तो और ज्यादा परेशान है। तो इसने क्या कहा ग्यूसिप मैज़नी के बारे में कि तो हमारे एरिया में ना दिख जाना। और ग्यूसिप मैज़नी को क्या कहा डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है राजाओं का, तो वो एक ही आदमी जिसका नाम है ग्यूसिप मैज़नी।
यानी ऐसी सिचुएशन यूसिफ मेजनी और रिवोल्यूशनरीज ने पैदा कर दी थी। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आई है। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ हमने पिछली स्लाइड में रिवोल्यूशनरीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, वो कैसी थिंकिंग रखते थे, कैसी विचारधारा थी उनकी, कैसी आइडियोलॉजी थी, हमने इसको समझ लिया था। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं, एज ऑफ रेवोल्यूशंस। रिवोल्यूशनरीज के बारे में तो हम जान गए, लेकिन अब रिवोल्यूशन क्रांति हुई कैसे और कहाँ पे हुई। और एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, ड्यूक मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को नज़ला हो जाता है, पूरे यूरोप में इन्फेक्शन फैल जाता है। फ्रांस में सबसे पहले मोनार्की के खिलाफ में आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, रिवोल्यूशन हुआ। सारे के सारे लोग फ्रांस के मोनार्की के खिलाफ हुए, मोनार्की को हटाया। सारे यूरोप में ऐसे ही होने लगा। अब अगेन सबसे पहले कहाँ पर, यहीं पर दोबारा से फ्रांस में एक रिवोल्यूशन होगा। पढ़ते हैं, नाउ रेवोल्यूशंस वर स्टार्टेड हैपनिंग अगेन। अब दोबारा से रेवोल्यूशन होने लगे, क्योंकि हम जो टाइम पढ़ रहे हैं वो 1830 से 1848 तक पढ़ रहे हैं। मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि 1815 से लेके 1830 के बीच में दोबारा से मोनार्की स्टेब्लिश हो गई थी। और मैंने उससे पिछला टाइम पीरियड ये बताया था कि 1804 से लेके 1815 तक क्या हुआ था कि उस समय नेपोलियनिक कोड ले आया था, यानी नेपोलियन आ गया था पावर में। तो 18, अभी मैं और अच्छे से एक बार बता देता हूँ। देखिए 1789 से लेके 1999 तक, 1799 तक, यानी कि 1789 से लेके 1799 तक फ्रांस में डेमोक्रेसी रही। फिर 1799 में इसी नेपोलियन ने तख्ता पलट कर दिया। 1804 में अपने आप को इसने राजा घोषित कर दिया। अब 1804 से लेके 1815 तक अब क्या हो रहा है, नेपोलियन के अंडर में पावर है फ्रांस में। अब 1815 से लेके 1830 नेपोलियन हार चुका है। अब 1815 से 1830 अगेन दोबारा से फ्रांस में मोनार्की आ गई है। अब 1830 से हम पढ़ रहे हैं 1848 के बीच में। तो अब 1830 तक आते आते, यानी लगभग 1815 से 1830 15 साल का जमाना गुजरा। और उसी 15 साल के जमाने में अब बहुत सारी जनता जो है वो राजा के अगेन दोबारा से खिलाफ होने लगी। रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो थे वो तो यही सोच रहे थे कि कैसे मौका मिले, कैसे जनता में जहर घोल दें हम इस राजा के खिलाफ और जनता इसके खिलाफ बगावत कर दे। और वो सही समय आ चुका था, जुलाई का महीना 1830, यानी जुलाई 1830 में क्या हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस इन 1830। जनता राजा के खिलाफ थी, रिवोल्यूशनरीज ने फायदा उठाया और अब कहा कि अब बहुत बहुत हो गया, अब जनता नहीं डरने वाली। एक कहावत आपने सुनी होगी, कहते हैं कि हमारे इंडिया में एक स्लोगन हुआ था आज़ादी के समय, भगत सिंह के समय। भगत सिंह ने कहा था, शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में। और भगत सिंह जैसे लोग क्या कहते थे कि आओ मारो, क्रांति करेंगे, अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। मेरा मोटिव, मेरा मकसद, मेरा वचन यही है कि हम देश को आज़ाद करेंगे, हम कुछ भी करेंगे लेकिन देश से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देश के खिलाफ जो लोग हैं उनको हम हटा के रहेंगे। और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़े और आज हम इन्हें जानते हैं। वैसे ही वो रिवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड तो हो गए थे, लेकिन 1830 आते आते दोबारा से उभर के चले आए। वो तो यही चाह ही रहे थे कि जनता खिलाफ हो जाए, और जनता जैसी दोबारा से राजा के खिलाफ हुई, ये 1830 में बाहर आए। और ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पोलैंड में भी ऐसा रिवोल्यूशन हुआ। पोलैंड में भी फ्रांस जैसा हाल हुआ, फ्रांस में लोग जागे तो पोलैंड में भी जागे। उसके बाद में फ्रांस में तो भाई चल ही रहा है, इटली में भी लोग जागे, इटली में भी लोगों ने क्रांति करी। उसके बाद में ऑटोमन अंपायर, उस्मानिया हुकूमत यानी आज का जो टर्की है, तुर्की जिसको कहते हैं, ये टर्की जो कंट्री है उसमें उस्मानिया हुकूमत राज किया करती थी। वहाँ पर ऑटोमन अंपायर का जो है वो राज हुआ करता था। ऑटोमन अंपायर ने बहुत सारे यूरोप को अपने कब्जे में कर रखा था, जैसे कि आज का स्पेन, आज का ग्रीस, जो ग्रीस देश है आज का, जिसकी कैपिटल एथेंस है। और ये जो देश थे, इन सब की जो ज़मीनें थी, रियासत थी, वो ऑटोमन अंपायर ने तलवार के दम पे, ताकत के दम पे यूरोप पे कब्जा किया हुआ था। और उसी समय ऑटोमन अंपायर में भी रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई। और करने वाले कौन है, मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास, वो लोग जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में थोड़ा सा पैसे वाले बन गए, थोड़ा सा पावर में आ गए, थोड़ा एजुकेशन में आगे हो गए। ठीक है, वो लोग जो कि लिबर्टी पर, इक्वेलिटी पर, फ्रेटर्निटी पर विश्वास करते हैं, वो लोग जो कि राजा के खिलाफ हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बर्बन डायनेस्टी का जो राजा 1815 में दोबारा से गद्दी में बिठा दिया गया था नेपोलियन के मरने के बाद में।
उसको हटा दिया गया पावर से, उसको खत्म कर दिया गया। उसकी जगह पे एक नया राजा बैठाया गया जो कि लोगों ने चुन के बिठाया है, जिसका नाम क्या था, लुइस फिलिप। इसका नाम अलग है, लुइस फिलिप है। अभी तक लुइस 15, 16, 17 हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये सब नहीं, 15, 16, 17 ये खत्म। अब आ गया एक नया राजा जिसका नाम था लुइस फिलिप, और ये नया राजा बना, लेकिन जनता ने नॉर्मली राजा नहीं बना दिया इसको, बल्कि क्या कहा, जनता ने कहा कि इसको राजा बनाएंगे, कहीं ये पहले जैसे राजा हो गया तो इसीलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल किंग बनाएंगे। यानी एक ऐसा किंग जिसको जवाब देना होगा जनता को, ऐसा किंग जो कि लिखी हुई किताब के हिसाब से चले, ऐसा किंग जो संविधान के हिसाब से चले। कोई ऐसा नहीं किंग कि जो अब मर्जी में आए कर ले पहले की तरह, नहीं। अब जो किंग है वो बदल चुका है। अब किंग जो आया है लुइस फिलिप, उसको लोगों ने कहा कि तुम राजा बनोगे लेकिन संविधान के हिसाब से चलोगे, अपनी मर्जी से नहीं चलोगे। कुछ भी होगा किताब के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, बुक के हिसाब से होगा, अपनी मर्जी से नहीं होगा। हाँ, करने वाले तुम होगे, लेकिन किसके जरिए करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। रेवोल्यूशन स्प्रेड इन पोलैंड, जैसे ही जुलाई रिवोल्यूशन फ्रांस में हुआ, फ्रांस के लोगों ने जैसे ही सत्ता उछाली, जैसे ही राजा को किनारे फेंका, जैसे ही ताज, जो राजा के ताज थे, सिंहासन थे, उनको लात मारी, वैसे फ्रांस में हुआ तो वैसे पोलैंड में होने लगा। पोलैंड की जो जनता थी वो भी कहने लगे कि हम भी अपना राजा, हम नहीं चाहते कि ये हमारा राजा रहे, इसलिए क्योंकि ये कमजोर राजा है, क्योंकि ये बेकार राजा है, क्योंकि ये हमारे हिसाब से नहीं चलता है, क्योंकि ये भी तानाशाह है, हम इसको भी हटाएंगे। और इन्होंने क्या किया, उस पोलैंड के राजा को हटा दिया और पोलैंड में क्रांति आ गई। पोलैंड जो है वो दो राजाओं ने कब्जा कर रखा था, दो देश के राजाओं ने। पहला देश था ब्रिटेन, यानी जिसको आज इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड ने भी पोलैंड पे कब्जा कर रखा था आधे पार्ट पे, और आधा जो पोलैंड का पार्ट था उस पर कब्जा कर रखा था नीदरलैंड ने। पोलैंड के जब राजा को लोगों ने हटा दिया तो पोलैंड में आ गई डेमोक्रेसी, और उस पोलैंड की जनता ने इन दोनों देशों से लड़ाई करी और दोनों देशों से आजादी ली। तो याद रखिएगा, फ्रांस जैसे ही आजाद हुआ वैसे ही पोलैंड भी आजाद हो गया। पोलैंड एक नया देश बना, इंडिपेंडेंट कंट्री बना। कब? 1831, जस्ट अगले साल। यानी 1830 में फ्रांस बना इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, जनता के हिसाब से कानून बनने लगे वहां पे। और 1831 अगले ही साल कहां पर, पोलैंड भी एक नया देश बन गया। पोलैंड जस्ट बगल में है फ्रांस के, ठीक है, जो कि नीदरलैंड से और इंग्लैंड के कब्जे में था, दोनों के कब्जे में था, इंग्लैंड और नीदरलैंड के। अब इंग्लैंड नीदरलैंड से लड़ाई लड़ी पोलैंड वालों ने, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी दोबारा से डेमोक्रेसी आ गई, यानी जनता के हिसाब से काम होने लगे, ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं आसानी से समझाता हूँ। देखिए, जो ग्रीस देश है ना, ग्रीस देश में इंटेलेक्चुअल का देश माना जाता है, पढ़े लिखे लोगों का देश माना जाता है, आइडियोलॉजी देने वाले देश, आइडियोलॉजी देने वालों का देश माना जाता है। एक ऐसा देश माना जाता है जहां से पढ़े लिखे लोग थिंकर्स बने, सोचने वाले लोग बने। अरिस्टोटल कहाँ के हैं, ग्रीस के हैं। आपने शायद नहीं सुनी होगी स्पार्टा की लड़ाई, जिसमें महज 300 लोगों ने 1 लाख की फौज से लड़ाई करी थी। ये स्पार्टा भी ग्रीस में है। तो स्पार्टन से एक मूवी भी बनी है, आप जाके देख लीजिएगा, स्पार्टन्स 300 मूवी का नाम है। यानी ग्रीस बहादुर लोगों का देश है, ग्रीस पढ़े लिखे लोगों का देश है, ग्रीस क्रिश्चियंस का देश है। लेकिन ग्रीस देश पर कब्जा कर रखा था मुसलमानों ने, ग्रीस देश पर कब्जा कर रखा था ऑटोमन अंपायर ने, ग्रीस देश पर कब्जा कर रखा था उस्मानिया हुकूमत ने। ग्रीस के लोग दबे जा रहे थे, कुचले जा रहे थे। याद रखिएगा, अरिस्टोटल तो ग्रीस का, सबसे पहले डेमोक्रेसी आई तो ग्रीस में आई, सबसे पहले ओलंपिक्स हुए, इस देश में ओलंपिक होते हैं, सबसे पहले अगर कहीं ओलंपिक हुए हैं तो वो ग्रीस में हुए। सुकरात जैसे लोग, सोक्रेट जैसे लोग कहाँ, ग्रीस में, याद रखिएगा। उसके बाद में अरिस्टोटल जैसे लोग, दूसरे अलग अलग जो है वोल्टायर जैसे लोग, जो अलग अलग थिंकिंग देने वाले लोग हैं, थिंकर्स हैं, सोचने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब ग्रीस में। और वो ग्रीस देश आज किसके कब्जे में है, उस्मानिया हुकूमत के। ग्रीस के लोग पसंद नहीं कर रहे थे इस बात को कि हमारा राजा एक मुस्लिम राजा है, बल्कि पॉपुलेशन जनता क्रिश्चियन से, मुस्लिम राजा अपने जो है कल्चर्स हैं वो हमारे ऊपर थोप रहा है, ये सही बात नहीं है। अब जैसे ही लोगों को ये पता चला कि फ्रांस में क्रांति हुई है, पोलैंड में क्रांति हुई, ग्रीस के लोग हर जगह गए, हर यूरोप के कोने में जाते थे, कहते थे क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे ऊपर वो देश जो कि हमारा एक हिसाब से पूरी दुनिया में मशहूर है, उस देश पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। क्रिश्चियनिटी अगर कहीं से निकली है तो वो ग्रीस से निकली है। आज क्रिश्चियनिटी पर कब्जा कर रखा है किसने, मुसलमानों ने। और इन लोगों ने, ग्रीस के लोगों ने अलग अलग यूरोप के कोने में जा के लोगों को बताया। तो यूरोप के जो मिडिल क्लास वाले थे,
फिर वो सब किधर भाग के चले आए, ग्रीस में चले आए, और ग्रीस में लड़ाई लड़ी गई, उस्मानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, और 2 साल कंटिन्यू लड़ाई हुई, और 2 साल के बाद में ग्रीस एक नया देश बन गया। याद रखिएगा, फ्रांस बना, फिर पोलैंड, अगेन अब 18, याद रखिएगा 1832 में क्या हो गया, 1832 में एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, ग्रीस की कैपिटल थी, याद रखिएगा, किस्तिनतुनिया जिसको कहते हैं। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई 1832 में। हाँ, एथेंस भी है कैपिटल, लेकिन आज एथेंस से पहले नहीं थी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुई, और ग्रीस एक नया देश बन गया। किनसे बना था, किनसे अपना देश को उसने जो है लिया था, ओटोमन उस्मानियों से लिया था, उस्मानिया हुकूमत से लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये लॉर्ड बायरन के बारे में समझ लीजिए। लॉर्ड बायरन क्या था, देखिए जब ग्रीस के लोग हर जगह गए, उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स ने हमारे ऊपर रूल कर रखा है, हमें सता रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। तो फिर जो लॉर्ड बायरन एक पोएट था, एक शायरी लिखने वाला था, तो उसने क्या किया कि शायरी लिखना शुरू कर दिया। उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जो ग्रीस है ना, वो एक बहुत समृद्ध देश हुआ करता था, लेकिन इन पर हुकूमत करने वाले लोग, हुक्मरान जो हैं, वो अलग हैं, चलो इन देश को आज़ाद कराते। तो लॉर्ड बायरन ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, वॉलंटियर की तरह काम किया इसने, सबको इकट्ठा किया, सारे जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे उनको इकट्ठा करने के बाद में, ये था कहाँ का लॉर्ड बायरन, इंग्लैंड का था। इंग्लैंड से फिर ये सबको लेके आया ग्रीस में, और जैसे ग्रीस में आया उस समय इसको फीवर हो गया, और फीवर से इसकी मौत हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड बायरन की डेथ कब हुई, तो तुम कहना है 1824 में हुई थी, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई, 1833 में, याद रखिएगा। 18 तुम्हारी बुक में 1832 है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, और लॉर्ड बायरन की डेथ कब हुई, 1824, 1832 और 1824, याद रखिएगा। और ग्रीस को इसलिए लोग, जो बहुत सारे लोग थे, वो यही कहते थे, ग्रीस इतना समृद्ध देश है, इतना पढ़ा लिखा देश है, इतना ज़्यादा डेवलप देश है, थिंकर्स हैं यहाँ के रहने वाले लोग, तो इसीलिए इसको कहा गया क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी कि यूरोप की जो सभ्यता किसी झूले में पली है, तो उस झूले का नाम है ग्रीस। यानी कि ग्रीस ही सबसे पहली जगह बनी जहां से यूरोप बना। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई, और आई होप अब मैं अगेन एक नए लेक्चर में मिलूंगा।